किडनी से लेकर किडनी से निकलता है यूरेटर जाकर जाता है यूरिनरी ब्लैडर को, यूरिनरी ब्लैडर पर खुलता है आउटसाइड ट्रो यूरेथ्रा। ये जो सारा ट्रैक्ट बन रहा है, ये जो सारा रास्ता बन रहा है, इसको हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट। क्यों यूरिनरी ट्रैक्ट? क्योंकि यूरिन वजूद से निकलता इस रास्ते के थ्रू है। यहाँ पर यूरिन बनता है, यूरेटर के थ्रू यूरिन यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर तक आ जाता है, यहाँ पर स्टोर रहता है, यहाँ से फिर निकलता है यूरिथ्रा के थ्रू आउटसाइड एनवायरनमेंट को। तो ये जो रास्ता बन रहा है, ये जो ट्रैक्ट बन रहा है, इस ट्रैक्ट को हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट। अब अगर इस ट्रैक्ट में कहीं पर भी इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम कहेंगे यूटीआई। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन शॉर्टकट है, ठीक है। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहेंगे। अब देखो इस ट्रैक्ट में कुल 4 चीजें आ गई। टोटल ऑफ 4 थिंग्स ओवर देयर: किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। Out of these 4 things, this is least can be hit by the infections, and the remaining 3, kidney, urinary bladder and urethra, have high chances to be infected by bacteria or by anything. So अगर किडनी में इन्फेक्शन हो जाए, अच्छा अब इन इन्फेक्शंस के अपने अपने नाम भी है, इन इन्फेक्शंस के अपने अपने नाम भी है। तो इसके नाम इस पर डिपेंड करते हैं कि ये इन्फेक्शन कहाँ पर हो रहे हैं। इन्फेक्शंस जिस पॉइंट पर मौजूद हो, उस इन्फेक्शन का नाम उसी साइट के मुताबिक रखा जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर इन्फेक्शन हो किडनी पर, इस जगह पर गुर्दे में इन्फेक्शन हो रहा हो, इसको हम कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। इसको हम क्या कहेंगे? पाइलोनेफ्राइटिस। अगर इन्फेक्शन गुर्दे में हो रहा हो तो उसको हम कहेंगे पाइलोनेफ्राइटिस। बात समझ में आ रही है? अच्छा, चूँकि इसको तो इन्फेक्शंस के इतने चांसेस नहीं है, यहाँ पर बात कर लेंगे यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो इसका नाम है सिस्टाइटिस। ये सिस्टाइटिस हो गया। और अगर इन्फेक्शन जो है वो यूरिथ्रा में हो जाए तो इसको हम कहेंगे यूरिथ्राइटिस। तो ये डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन कौन से पोजीशन पर हो रहा है। जिस पोजीशन पर इन्फेक्शन हो रहा है तो उस पोजीशन के मुताबिक उसका नाम रखा जाता है। अब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हम शामिल कर सकते हैं यूरिनरी स्टोन्स भी। ये भी जाहिरी बात है, एक किस्म का इन्फेक्शन है। यूरिनरी ट्रैक्ट में ये इन्फेक्शंस और भी करा सकते हैं स्टोन्स, और ये खुद भी इन्फेक्शन है, एक डिसऑर्डर है। यूरिनरी स्टोन्स को हम ज़्यादातर किडनी स्टोन्स के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर लोग इसको किडनी स्टोन्स कहते हैं, गुर्दे का पत्थर, क्योंकि ये बनता गुर्दे में है, ठीक है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि किडनी एक यूरिनरी ट्रैक्ट ऑर्गन है, और यूरिनरी स्टोन्स और किडनी स्टोन्स भी कह सकते हैं। अब इन स्टोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। ज़्यादातर एक मिसकंसेप्शन कुछ स्टूडेंट्स में, बाज़ लोग, आम लोगों में पाया जाता है कि ये पत्थर जो है ये असल में यही पत्थर है जो यहाँ पर हम देखते हैं। रेत का पत्थर, बजरी का पत्थर जो दीवार में आप लगाते हो बहुत बेस बुनियाद में, बजरी या क्रश जो चलता है यहाँ पर, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ था। ज़्यादा लोग समझ लेते हैं कि ये वही पत्थर है। कहाँ से आ गया? जब हम पानी पिए, अगर वो पानी हाईली फिल्टर्ड पानी नहीं हो, बाज़ पानी ऐसा होता है जिसमें सैंड हो, रेत हो, साइल हो, मट्टी हो, तो इन लोगों का कंसेप्ट ऐसे बना है कि अगर हम इस मट्टी वाले पानी को या इस रेतली पानी को जिसमें रेत मौजूद है वो पिए तो वो रेत अंदर जाकर पत्थर बन जाता है, या उसमें छोटे छोटे पत्थर हो जाते हैं तो वो अंदर जाकर पत्थर बन जाता है गुर्दे में। तो होता क्या है, अगर हम ये पानी पिए तो इस पानी में जो रेत है, जो स्टोन है, वो सीधा हमारे मैदे तक चले जाते हैं, ठीक है, स्टमक तक। स्टमक से ये पानी जाकर इंटेस्टाइन तक चला जाता है, इंटेस्टाइन से पानी ब्लड में चला जाता है, और ब्लड फिर जब गुर्दे से फिल्टर हो जाता है तो
वहाँ पर ये स्टोन, गुर्दे में ये स्टोन बनते हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि ये जो रेत है, ये जो स्टोन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के विली के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाए ब्लड में, जो कि कभी भी नहीं हो सकता। तो अगर हम इस तरह से पत्थर भी खाए ना, रेत तो क्या, पानी में रेत जो हम पी रहे हैं वो तो हटा दो, अगर इस तरह से भी हम पत्थर खाए तो वो सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एग्जिट वे पर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो किडनी में जो स्टोन बनता है वो स्टोन तब बनेगा जो खुराक ब्लड विली के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर चुका है। वो ब्लड जब गुर्दे तक चला जाए और गुर्दे में ये फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस फिल्टर जो हम पढ़ चुके हैं, बोमेन कैप्सूल, वहाँ पर फिल्ट्रेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाए तो वहाँ पर ये पत्थर बनता है। तो ये पत्थर नहीं होता, ये दूसरा पत्थर होता है। कैसे पत्थर होता है? इस ब्लड के अंदर जो ब्लड, इस किडनी में जो ब्लड फिल्टर हो रहा है, इस ब्लड के अंदर कुछ मिनरल्स, कुछ क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, कुछ सख्त चीज़ें होती हैं, वो अगर एक दूसरे के साथ चिपक जाए, स्टिक टुगेदर, तो वो पत्थर बना सकते हैं। और उसी पत्थर को जब ये मिनरल्स स्टिक टुगेदर करे, एक दूसरे के साथ चिपक जाए, तो जो पत्थर बनता है, पत्थर सा स्ट्रक्चर बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट वाला नहीं होता ये कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फास्फेट वाला होता है। उसी पत्थर को हम किडनी स्टोन या यूरिनरी स्टोन कहते हैं। देखो इसका कंपोजिशन क्या है, ये कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फास्फेट इससे बनता है, या ये बनता है यूरिक एसिड से, या ये बनता है अमाइनो एसिड से, या ये बनता है एनी इन्फेक्शन इन यूरिनरी ट्रैक्ट, या यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो जाए उससे बनता है। ठीक है। कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फास्फेट वाला जो पत्थर बनता है, ये तकरीबन 70% ज़्यादातर मरीजों में यही पत्थर होता है, यही पेबल होता है, यही स्टोन होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फास्फेट का 70%। यूरिक एसिड का जो है वो 5 से लेकर 10% तक है। 5 से लेकर 10% तक मरीजों में यूरिक एसिड का स्टोन पाया जाता है। अमाइनो एसिड से जो पत्थर बनता है उसको हम सिस्टीन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टीन। ये 1 से लेकर 3% तक पाया जा सकता है, और इससे भी कम ये पाया जाता है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन की वजह से बनता है, वहाँ पर ये चीज़ें मिल जाती हैं। और इस तरह से इस जो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन की वजह से जो स्टोन बन रहा है उसको हम कहते हैं स्ट्रूवाइट। क्या कहते हैं? स्ट्रूवाइट। ठीक है। तो ये तमाम के तमाम वो मिनरल्स है जो एक दूसरे के साथ चिपक कर एक पत्थर सा, पथरीला सा स्ट्रक्चर बना लेता है, और उसको हम यूरिनरी स्टोन या किडनी स्टोन कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट सब में ज़्यादा होता है 70%, बाकी यूरिक एसिड 5 से 10%, सिस्टीन 1 से 3%, और स्ट्रोवाइट यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन की वजह से जो बनता है उससे भी कम होता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखो ये बनता किस तरह से है, इनके केसेस को हम क्या कहते हैं। नंबर 1 काजेज है। ठीक है। किडनी स्टोन के बनने के वजूहात, काजेज। नंबर 1 है हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया स्टेट इसका जिम्मेदार है, जिसकी वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फास्फेट का स्टोन बनता है। हाइपर कैल्सीमिया का मतलब है, हाइपर मतलब मोर, कैल्सीमिया वर्ड निकला है कैल्शियम से। दिस मीन्स हाई लेवल ऑफ कैल्शियम। इसका क्या मतलब बन गया? हाई लेवल ऑफ कैल्शियम। अगर कैल्शियम का लेवल हाई है और ब्लड इसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो ये किडनी से प्रॉपरली फिल्टर भी नहीं हो रहा, तो ये कैल्शियम एक किडनी के एक कोने में बैठकर एक दूसरे से के साथ स्टिक टुगेदर करेंगे, चिपकेंगे। एक कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हुआ, दूसरा कैल्शियम आ गया, वो भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तीसरा आ गया, तो ये सारे बाई एक किडनी के एक कोने में जाकर वहाँ पर इंतज़ार करेंगे कि हमारा फिल्ट्रेशन तो हो नहीं रहा, हमारी बारी आ नहीं रही। तो किडनी के एक कोने में जाकर एक भी बैठेगा, दूसरी भी बैठेगा, तीसरा भी बैठेगा, और इस तरह से ये बैठ कर पूरी कौम बना लेगा, एक फेडरेशन बना लेगा, और इसी कैल्शियम के उस फेडरेशन को मुत्तफ़िक़न तौर पर हम कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फास्फेट का स्टोन कहते हैं। तो अगर कैल्शियम का लेवल हाई हो गया तो इस स्टेट को हम हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं, और यही वजह है कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फास्फेट के स्टोन के बनने का। अब देखो
इसमें एक और भी केस दिया गया है और वो है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म दिया गया है, देख लो, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अब ये क्या चीज़ है? ये ग्लैंड जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के पास पैराथायरॉयड ग्लैंड यहाँ पर है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इससे एक हार्मोन खारिज होता है जिसको हम कहते हैं पैराथार्मोन। ये पैराथार्मोन भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लेवल को, पैराथार्मोन अगर ज़्यादा मकदार में खारिज हो जाए पैराथायरॉयड ग्लैंड से, इसको हम कहते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। पैराथार्मोन नामी हार्मोन अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड से ज़्यादा मकदार में खारिज हो जाए, इसको हम कहते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। और जब ये ज़्यादा मकदार में खारिज हो जाए तो ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लेवल को डिस्टर्ब कर लेता है। तो फिर वही बात हुई, कैल्शियम गुर्दे में जाएगा, किसी कोने को तलाश करके बैठ जाएगा, सारे कैल्शियम जब वहाँ पर जमा हो जाए तो एक दूसरे के साथ चिपक कर पत्थर बना लेंगे। उनके लिए कौन सी मुश्किल बात है? और इस तरह से कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फास्फेट बन जाएगा। अच्छा, अब इसके साथ हम यूनाइट कर लेते हैं हाइपर ऑक्सलूरिया को। क्या कर लेते हैं? यूनाइट कर लेते हैं हाइपर ऑक्सलूरिया को। क्या है? काज नंबर 2। काज नंबर 2 क्या है? हाइपर ऑक्सुलेरिया। हाइपर ऑक्सुलेरिया, दिस इज द हाई लेवल ऑफ oxalates. Oxalates are the compounds of oxygen. They can be found in the tomatoes, in green vegetables. You must have seen the persons to whom doctor prescribe they don't eat tomatoes or green vegetables or leafy vegetables in order to prevent your the kidney stone. ये इन लीफी वेजिटेबल्स को या टमाटर के खाने से डॉक्टर इसको मना क्यों करते हैं? बचपन में हम समझते थे कि इस टमाटर के अंदर जो सीड, जो तुखम होता है, तो बच्चा जब छोटा होता है वो समझता है कि शायद यही तुखम सीधा जाकर गुर्दे के अंदर पत्थर बन जाता है। होता था ना, हम तो ऐसा नहीं है। ये इस टोमेटोज, इस ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स के अंदर ऑक्सलेट नामी कंपाउंड्स हैं जो जाकर इसी कैल्शियम के साथ जो ज़्यादा मकदार में वहाँ पर एक कोने में बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं या फास्फेट के आने का या ऑक्सलेट्स के आने का। तो ये ऑक्सलेट्स अगर चला जाता है वहाँ पर तो वो भी कैल्शियम के साथ मिलकर इकट्ठे गुर्दे का बेड़ा गर्क कर लेते हैं और उसी स्टोन को हम कैल्शियम ऑक्सलेट कहते हैं या कैल्शियम फास्फेट, अगर फास्फेट ज़्यादा मकदार में चला गया। तो हाइपर ऑक्सलूरिया वो स्टेट है जिसमें ऑक्सलेट ज़्यादा मकदार में हो जाए। तो अगर कैल्शियम ज़्यादा मकदार में हो जाए या ऑक्सलेट ज़्यादा मकदार में हो जाए, वो ज़्यादा मकदार में हो गया तो इसको खींच लेगा या ज़्यादा मकदार में हो गया तो उसको खींच लेगा। दोनों केसेस में ही कैल्शियम ऑक्सलेट का पत्थर बनेगा ही बनेगा। तो ये दूसरा काज हुआ, दूसरी वजह हुई हाइपर ऑक्सलूरिया, किडनी स्टोन के बनने की दूसरी सबसे बड़ी वजह। तीसरी है हाइपर यूरिकीमिया। नाउ दिस इज द हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड अगर वजूद के अंदर हाई लेवल में चला जाए तो यूरिक एसिड जाकर क्रिस्टल्स बना लेते हैं। यूरिक एसिड आपस में मिलकर क्रिस्टल सा सब्सटेंस, क्रिस्टल सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। वही क्रिस्टल सा स्ट्रक्चर जो यूरिक एसिड से बना हुआ है उसको हम यूरिक एसिड क्रिस्टल कहते हैं और वही यूरिक एसिड स्टोन है किडनी के अंदर, वही पत्थर है, ठीक है। तो ये जब बनता है जब यूरिक एसिड का लेवल हाई हो जाए। अब यूरिक एसिड का लेवल क्यों हाई होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक एक डिसऑर्डर्स है जिसको हम कहते हैं गाउट। गाउट वो बीमारी है जिसमें ये जेनेटिक एक डिसऑर्डर है जिसमें ये यूरिक एसिड लेवल की जो होम्योस्टासिस होती है वो नॉर्मल नहीं होती। अब होम्योस्टासिस नॉर्मल नहीं है तो ये यूरिक एसिड का लेवल तो हाई होगा, नॉर्मल नहीं है, इसकी एब्जॉर्प्शन नॉर्मल नहीं है। जब यूरिक एसिड का लेवल हाई हो जाए तो जब ये हाई हो जाए उसकी वजह से हाइपर यूरिसीमिया काज हो जाएगा और यूरिक एसिड मिलकर यूरिक एसिड क्रिस्टल मतलब स्टोन बना लेंगे, ठीक है।
तो ये तो एक वजह हो गई यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनने का। और दूसरी वजह है कि अगर कोई ज़्यादा मकदार में प्रोटीन्स का है, प्रोटीन किस चीज़ में होते हैं? मीट में, गोश्त में, मछलियों में भी होते हैं, बड़े गोश्त में, मछलियों में, बीफ में, चिकन के गोश्त में वगैरह, जितने भी गोश्त वगैरह है, लोबिया वगैरह हो गया पौधों में, इसमें प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी का वजूद प्रोटीन का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म अच्छे अंदाज से कर नहीं सकता और वो वही प्रोटीनिशियस सब्सटेंसेस खाएं, तो उनके अंदर प्रोटीन्स का लेवल बढ़कर यूरिक एसिड क्रिस्टल बना सकता है। ये इस यूरिक एसिड के लेवल को ये प्रोटीन्स बिगाड़ सकता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल बन जाएगा, यूरिक एसिड स्टोन बन जाएगा और उससे हाइपर यूरिसीमिया काज हो जाएगा, जो कि सिम्पटम्स ऑफ किडनी स्टोन्स। इसके सिम्पटम्स क्या है? देखो, सबसे पहली बात ये है गुर्दा। इस गुर्दे के अंदर यहाँ पर मान लो पत्थर बन रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर ये पत्थर बन रहा है वहाँ पर ही अगर ये पत्थर होगा, जहाँ पर ये पत्थर बन रहा है वहाँ पर ही अगर ये पत्थर होगा, यहाँ पर होगा, तो कोई दर्द महसूस नहीं होगा। देयर विल बी नो पेन। मरीज को पता ही नहीं लगेगा कि मेरे गुर्दे के अंदर कुछ है भी या नहीं, कुछ पत्थर वत्थर वगैरह पड़ा हुआ है या नहीं, उसको पता नहीं लगेगा जब तक ये पत्थर अपनी जगह पर होगा। वो कहते हैं ना, पत्थर जब तक अपनी जगह पर है तो वो बारी दिखता है। गटाचे पजे प्रतई नुद्रा नहीं वो चिकले उच्च तक ये पते बोले कि सीधा शेष पकते परिशा करना ध्रुंदे का सही साधे। तो जब तक ये पत्थर यहाँ पर होगा तो दर्द महसूस नहीं होता। दर्द महसूस तब होता है जब ये ट्रैवलिंग स्टार्ट करे, ये पत्थर यहाँ से निकलने की कोशिश जब करे। तो ये पत्थर जब यहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो यहाँ पर जब ये घुस जाता है दर्द होता है। फिर यहाँ पर जो ये ट्रेवल करता है यूरिटर के अंदर, इसमें भी दर्द होता है। जब यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में गिर जाए तब उतना शदीद दर्द नहीं होता जितना यहाँ पर होता है। दर्द होता है, इतना शदीद नहीं होता। और जब यहाँ से फिर निकलना चाहे तो यहाँ पर भी बहुत शदीद दर्द होता है। तो इस ट्रेवलिंग के दौरान जब ये पत्थर निकलने की कोशिश करता है, दर्द तब होता है और तब मरीज को पता लग जाता है कि मेरे अंदर तो क्रश का मशीन लगा हुआ है, पत्थर बन रहे हैं, पत्थर दस्तयाब है सस्ते रेट में, जो ख़रीदना चाहता है तो आ जाओ। और अगर ये अपनी जगह पर खड़ा हो तो इसको कोई पता नहीं लगेगा कि मेरे गुर्दे के अंदर पत्थर की इंडस्ट्री बन चुकी है, पत्थर बन रहे हैं, ठीक है। अब जब ये सबसे पहला सिम्पटम यही पेन हो गया, पेन, दर्द। जब ये निकलना स्टार्ट कर दे, मूवमेंट करना शुरू कर दे, तब दर्द होगा। दर्द कहाँ पर होगा? साइड ऑफ द बिली, साइड ऑफ बिली, पेट के साइड पर, यहाँ पर तशे चौतम गवाई। ज़्यादातर दर्द यहाँ पर या यहाँ पर दर्द होता है, ठीक है। इसके अलावा दर्द होता है ग्राइन में, ग्राइन में यहाँ पर भी दर्द होता है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे वाले हिस्से में, ठीक है। तो इस दर्द से मालूम किया जा सकता है कि ये गुर्दे का दर्द है। इसके अलावा जो यूरिन है वो या तो पिंकिश कलर में हो जाता है या रेडिश कलर में हो जाता है। यूरिन का पिंकिश या रेडिश कलर में हो जाना भी ये सिम्पटम है कि किडनी के अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, शायद इसके अंदर स्टोन बन गया है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये कुछ सिम्पटम्स है जिसके जरिए हम पता लगा सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, द नेक्स्ट वन इज द ट्रीटमेंट। अब इसका इलाज किस तरह से करेंगे? चलो, पत्थर तो स्टडी भी कर लिया, पत्थर बनता क्यों है, पत्थर है क्या, किस चीज़ से बनता है, कब बनता है और पता कैसे चलता है, ये सब हमने स्टडी कर लिया, कंप्लीटली जान चुके हैं। डॉक्टर अब गुर्दों के आप बन चुके हो, ठीक है। अब इलाज भी सीख लो कि इलाज इसका किस तरह से करेंगे। देखो, सबसे पहले जब ये किडनी स्टोन्स थे तो सबसे पहले इसका इलाज एक ही इलाज था, जो कि था सर्जरी। सर्जरी 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 के बगैर किसी को कोई इलाज आता ही नहीं था। डॉक्टर काट कूट लेते थे। जब कोई मरीज़ के अंदर पत्थर पाया जाता था कि इसके गुर्दे के अंदर पत्थर है, तो डॉक्टर जब उसको देखता और उसको शदीद दर्द होता तो उसको काटने, उसका ऑपरेशन करने, उसके सर्जरी करने के अलावा डॉक्टर के पास कोई रास्ता ही नहीं था। उस वक्त ये फैसिलिटीज़, ये मशीन टेक्नोलॉजी इतनी आगे ही नहीं चली गई थी। तो उसको यहाँ पर काट कर उसके गुर्दे से वही पत्थर बाय हैंड उठा कर रख देते। ये वाहिद हाल था सर्जरी, ठीक है। उसके बाद आ गया एक्स्ट्रा कॉर्पोरिल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी,
SWL, ESWL, एक्स्ट्रा कार्पोरिल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। ये है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी किसे कहते हैं? लिथोट्रिप्सी वो इलाज है जिसमें सर्जरी के बगैर पत्थर को किडनी से हटा सकते हैं। सर्जरी के बगैर किडनी से पत्थर को अगर हटा सकते हैं जिस इलाज के ज़रिए, उस इलाज को हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी। अब इसके भी दो अक़साम है। देखो, सबसे पहले इस किस्म को डिस्कवर किया गया जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा कार्पोरिल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें ये दिख रहा है, देखो, शॉक वेव, झटका देने वाला लहर के ज़रिए पत्थर को हटाना। एक्चुअली ये हम करते थे अल्ट्रासाउंड के ज़रिए। किस चीज़ के ज़रिए? अल्ट्रासाउंड जानते हो किसे कहते हैं? फिजिक्स में पढ़ चुके हो। देखो, साउंड है, साउंड किस चीज़ से पैदा होता है? हमको पता है, वाइब्रेशन। जब भी वाइब्रेशन हो साउंड पैदा हो सकता है, वाइब्रेशन ना हो तो साउंड है ही नहीं। तो साउंड असल में है ही वाइब्रेशन। ये फिजिक्स में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब अगर ये साउंड हमारा कान जो है ना, कान, हर जानवर के सुनने की सलाहियत जो होती है वो लिमिटेड होती है विद रिस्पेक्ट टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड। फॉर एग्जांपल, अगर आवाज़ की फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक हो तो ये हमारा ह्यूमन ईयर जो है वो सुन सकता है। ह्यूमन ईयर, इंसान का कान 20 हर्ट्ज तक और 20,000 हर्ट्ज तक। हाई लेवल 20,000 हर्ट्ज है और लोअर लेवल 20 हर्ट्ज है। इसके दरमियान अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी हो तो हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से आवाज़ कम हो या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, उसको हम नहीं सुन सकते, ठीक है। अब जो 20,000 से कम है इसको हम कहते हैं, 20 हर्ट्ज से कम है इसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक। ये 20 हर्ट्ज से कम है। जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है उसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड भी कह सकते हो, अल्ट्रासाउंड भी कहते हो, इंफ्रासाउंड भी कह सकते हो, इंफ्रासोनिक भी कह सकते हो, दोनों कह सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा है, 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा है, उसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। अब ज़रा इमेजिन करो, 20,000 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई जिस आवाज़ की, अल्ट्रासाउंड की, तो उसमें वाइब्रेशन का दम कितना होगा, कितनी तेज़ी के साथ वाइब्रेशन करेगा। 20,000 हर्ट्ज का मतलब जानते हो? ये उनसे पूछ लेना जिन्होंने कभी ज़िंदगी में धमाके की आवाज़ सुनी हो, या धमाके को छोड़ दो, बुलेट फायर तो कभी सुना होगा ना। तो बुलेट फायर की कितनी तेज़ आवाज़ होती है। फिर इस बुलेट फायर को इमेजिन करो कि कोई बुलेट फायर का इतना तेज़ आवाज़ है तो एक बम धमाके का कितना तेज़ आवाज़ होगा। बम धमाके का इंतहाई आवाज़ इतना तेज़ होता है कि दिमाग कुछ सेकंड के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है, काम करना छोड़ देता है कि ये हुआ क्या है, इतना तेज़ आवाज़ होता है। लेकिन उसको हम सुन लेते हैं, इसका मतलब वो 20,000 हर्ट्ज से कम है। 2, 3, 4 धमाके इकट्ठे भी हुए तो जो तेज़ आवाज़ पैदा हो जाता है, जो किलोमीटर तक ज़मीन को हिला कर रख देता है, तो वो आवाज़ भी इतना तेज़ होकर भी 20,000 हर्ट्ज से कम है क्योंकि उसको हम सुन लेते हैं। अल्ट्रासाउंड मतलब कई धमाकों से भी ज़्यादा तेज़ आवाज़ है। क्यों? इतना तेज़ है कि ये 20,000 हर्ट्ज से तेज़ है। क्यों तेज़ है? क्योंकि इसको हम सुन नहीं सकते। तो जिस खामोश कमरे में आप बैठे हो वहाँ पर एक्चुअली में बहुत ही इंतहाई तेज़ आवाज़, धमाकों से भी ज़्यादा तेज़ आवाज़ हो रही है लेकिन चूंकि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो हम सुन नहीं सकते। अब देखो, एक धमाका यहाँ पर हो गया तो 3-4 किलोमीटर दूर तक ज़मीन हिल जाती है। इतना तेज़ उस आवाज़ का वाइब्रेशन होता है, वहाँ पर खिड़कियाँ टूट जाती है, घरों की जो शीशों की खिड़कियाँ होती है टूट इसलिए जाती है कि वाइब्रेशन हो जाता है, आवाज़ है वाइब्रेशन कर लेता है, ठीक है। तो अब इमेजिन करो वो हम सुन लेते हैं 20,000 हर्ट्ज से कम है, अल्ट्रासाउंड 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, तो इसकी वाइब्रेशन का दम कितना तेज़ होगा। अब जब वाइब्रेशन इतना तेज़ है तो देखो यहाँ पर यहाँ पर बेड पड़ा हुआ होता है, ये मरीज़ है, ठीक है। इस मरीज़ को लेटा देते हैं उस बेड पर। यहाँ पर इसका जो गुर्दा होता है, इस गुर्दे को बिल्कुल सीधे यहाँ लाइन में ये मशीन रख देते हैं जो कि अल्ट्रासाउंड को पैदा करते हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड को। अब झटका देकर, ये गुर्दा है, यहाँ पर ये पत्थर पड़ा हुआ है, अल्ट्रासाउंड के 2, 3 या 4 झटके देते हैं लिथोट्रिप्सी में, ज़्यादा नहीं है, एक झटका ही काफ़ी है, डिपेंड करता है स्टेट पर, अल्ट्रासाउंड मशीन पर, ठीक है।
जब वो झटका देते हैं तो अल्ट्रासाउंड यहाँ से पास हो जाता है। अब अल्ट्रासाउंड चूंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ वाइब्रेशन है तो ये इस गुर्दे समेत इस पत्थर इस गुर्दे को भी वाइब्रेट कर देता है। तो ये पत्थर इतनी तेज़ी से अगर वाइब्रेट हो जाए तो ये टूट जाता है, ये सैंड में रेत की शक्ल में तब्दील हो जाता है, छोटे छोटे ज़र्रात में तब्दील हो जाता है। सैंड में वही सैंड नहीं कह रहा, ठीक है, सैंड मतलब रेत जैसे शक्ल में तब्दील हो जाता है। तो रेत जैसे शक्ल में अगर तब्दील हो गया तो वो फिर इतना दर्द नहीं करेगा और वो पेशाब में आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो इसके ज़रिए, इस हाई साउंड के ज़रिए पत्थर को हम तोड़ सकते हैं। अब देखो ये छोटे छोटे पत्थर टूट सकता है, ये अल्ट्रासाउंड 1 सेंटीमीटर तक अगर पत्थर है तो इसको ये टूट सकता है। 1 सेंटीमीटर से भी अगर पत्थर बड़ा हो गया तो फिर आप अल्ट्रासाउंड का एक झटका दो पत्थर नहीं टूटेगा, वो मजबूत हो चुका है। दूसरा झटका दो तो फिर भी नहीं टूटेगा, तीसरा झटका दो फिर भी नहीं टूटेगा। अब ये आप नहीं कर सकते कि वहाँ पर मरीज को लेटाओ और झटके दो 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 दो, क्यों? अल्ट्रासाउंड है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा इसकी वाइब्रेशंस हैं, साइकिल्स पर सेकंड्स हैं। तो इतना तेज वाइब्रेशन जिस साउंड का है वही झटका आप मरीज को बार बार दिए जा रहे हो, बार बार दिए जा रहे हो, तो पत्थर तो क्या उसका गुर्दा भी सैंड में तब्दील हो जाएगा, उसके गुर्दे के भी छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे, तो उसको नुकसान हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम फिर वो नहीं कर सकते। तो जब ये एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी से मरीज रह जाता था, पत्थर टूट नहीं पाता था, तो फिर सर्जरी का रास्ता हम इख्तियार करते थे। इसके बाद अब एक और भी लिथोट्रिप्सी आ गई है। अगर ये लिथोट्रिप्सी फेल हो गई तो इसके बाद हम ये वाली ट्राई कर लेते हैं, परक्यूटेनियस नेप्रो लिथोट्रिप्सी। अब ये नहीं आ गई है मार्केट में, ठीक है। अब अगर एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी फेल हो गई तो हम सर्जरी के पास डायरेक्ट नहीं जाते हैं, हम परक्यूटेनियस नेप्रो लिथोट्रिप्सी को ट्राई कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है, देखो ये भी लिथोट्रिप्सी है, अल्ट्रासाउंड को ही यूज़ करता है, लेकिन थोड़े से कम अल्ट्रासाउंड को हम यूज़ करके पत्थर को टूट सकते हैं, छोटे छोटे ज़र्रात में तकसीम कर सकते हैं। कैसे? देखो इस तरह से, यहाँ पर मान लो पत्थर पड़ा हुआ है, छुप गया है, ठीक है। यहाँ पर आप अल्ट्रासाउंड छोड़े जा रहे थे, वो यहाँ पर छुप गया था, गुर्दे में मजबूती के साथ अपने जड़ों को जाल दिया था अंदर और कह रहा था कि छोड़ो, जितना साउंड अल्ट्रासाउंड छोड़ सकते हो छोड़ो, वो तो चुप गया था। अब उसको पता था कि अगर आप ज़्यादा अल्ट्रासाउंड छोड़ोगे तो अपना गुर्दा भी ख़त्म कर दोगे, तो आप ये नहीं करोगे तो मैं भी बच जाऊंगा, तो गुर्दे के अंदर इसने पनाह दी थी, छुप गया था। अब ये जहाँ पर छुपा था ना, तो हमने ऐसा किया कि यहाँ पर जो मरीज़ का बैक था, यहाँ पर, क्योंकि ये डार्सल साइड्स पर गुर्दे होते हैं, इस डार्सल वाल्स यहाँ पर, इस पीछे वाले वाल पर ये गुर्दे अटैच हुए होते हैं, यहाँ पर नज़दीक होते हैं, तो यहाँ पर कट मारकर यहाँ पर एक ट्यूब हम इंसर्ट कर लेते हैं, ट्यूब, और इस ट्यूब में अंदर एक कैमरा स्कोप इंसर्ट कर लेते हैं ताकि हम अंदर का मंजर देख सकें। तो वहाँ पर हम घुमाते हैं, ठीक है, वो मिलिट्री का दूरबीन होता है, उस दूरबीन के ज़रिए हम देखते हैं उस तरह से। इस स्कोप कैमरे में, इस ट्यूब में जो कैमरा है होता है, उसमें देखते हैं, तो जहाँ पर ये पत्थर हमको नज़र आ जाता है, पत्थर नज़र आ जाता है, तो ये ट्यूब बिल्कुल उसी पॉइंट पर हम पहुंचा देते हैं जहां पर पत्थर है। अब पत्थर तो छुपा हुआ है, बैठ गया है कि मेरा तो कोई बिगाड़ नहीं सकता, अल्ट्रासाउंड अगर आएगा तो गुर्दा भी ख़त्म हो जाएगा, मैं यहाँ पर छुप गया हूँ। ऊपर से हम कहते हैं कि हेलो भाईजान, हम पहुँच गए हैं। ऊपर जब ये देखता है कि ट्यूब तो आ पहुँचा है, अब सिर पर खड़ा हुआ है, अब अल्ट्रासाउंड आएगा तो सीधा पहला शॉट इसी पर आएगा, गुर्दे में अंदर हम पाइप घुसा चुके हैं। अब थोड़े से भी एक झटके के साथ हम इसको रेत में तब्दील कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम अल्ट्रासाउंड का वो मशीन घुसा देते हैं, यहाँ तक पहुँचा देते हैं, एक झटका देकर इसको हम रेत में तब्दील कर लेते हैं और ये यूरेटर के ज़रिए बाहर निकल जाता है पेशाब में। तो ये परक्यूटेनियस नेप्रो लिथोट्रिप्सी जब बहुत ही एक कामयाब टेक्निक है कि जब एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी फेल हो जाती है तो फिर हम इसके ज़रिए पत्थर को रेत में तब्दील कर लेते हैं, पाइप निकाल लेते हैं, यहाँ पर वो टक टुक कर लेते हैं, वेगंडुदा जैसे ही शुला, और इस तरह से वो पत्थर निकल जाता है। अब अगर पत्थर इतना बड़ा हो, वही पुरानी बात हो गई कि क्रश का कारखाना अंदर लगा हुआ हो,
इससे भी नहीं हो पा रहा, इससे भी नहीं हो पा रहा, तो फिर आखिर में अब इस वक्त इस ज़माने में हमारे साथ आखिरी इलाज सर्जरी ही बची है। अब अगर शायद साइंस और टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए तो और भी कोई इलाज निकल सकता है, फिर उसके ज़रिए भी हम कर सकते हैं इलाज सर्जरी के बगैर। ठीक है, अब तक तो यही है, ये हुआ इसका ट्रीटमेंट। बात समझ में आ रही है? रीनल फेलियर, रीनल फेलियर, अब ये गुर्दा पूरी तरह से फेल हो जाता है, गुर्दा पूरी तरह से फेल हो जाता है। गुर्दा फेल हो गया, फिर गुर्दे का वो सर्जरी कर लेते हैं, गुर्दे को तब्दील कर लेते हैं। जब छोटे थे तो अब जब बच्चे थे, हम भी बच्चे थे, आप भी बचपन में से गुजर चुके हो, तो माँ से कई बार सुना होगा कि बच्चे सख्त दोपहर की धूप में बाहर मत निकलो, कोई तुम्हें भगा कर ले जाएगा। और जो भगा कर ले जा रहे हैं वो लोगों से, बच्चों से गुर्दे निकाल लेते हैं, फिर उसको बेचते हैं। ठीक है, ये ह्यूमन पार्ट्स की ये कारोबार, ह्यूमन पार्ट्स का, स्पेयर पार्ट्स का आज भी चल रहा है। तो ये गुर्दे को क्यों निकाल लेते हैं? गुर्दे को इसलिए निकाल लेते हैं ताकि गुर्दा किसी और को अगर ज़रूरत हो तो उसको बेचे 10 लाख पर, 15 लाख पर, 12 लाख पर। अब गुर्दे को किसको गुर्दे की ज़रूरत होती है? उसको होती है जिसका गुर्दा रीनल फेलियर से पास हो जाए। रीनल फेलियर मतलब उसका गुर्दा काम ही करना छोड़ जाए। एक तो पत्थर था, हम पढ़ चुके हैं, एक थोड़ा सा इन्फेक्शन दवाई से ठीक हो सकता है, पत्थर है उसको भी सर्जरी वगैरह से ठीक कर सकते हैं। गुर्दा ही फेल हो गया तो गुर्दे को बदलना पड़ता है। ठीक है, पूरी तरह से अगर फेल हो गया वो बदलते हैं, पूरी तरह से फेल नहीं हुआ है तो फिर दवाइयों से ठीक हो सकता है। अब इसके भी दो टाइप्स हैं, एक है एक्यूट रीनल फेलियर, एक है क्रॉनिक रीनल फेलियर। ये क्रॉनिक और एक्यूट किसको कहते हैं? देखो, एक्यूट उस बीमारी को कहते हैं जो कि अचानक आ जाए और थोड़े अरसे के लिए, थोड़े वक्त के लिए हो और वापस आसानी के साथ जा सकता है, उसको हम कहते हैं एक्यूट। क्रॉनिक हम उसको कहते हैं जो कि हमेशा के लिए हो, क्रॉनिक। ठीक है, एक्यूट जल्दी आ जाता है, वापस जल्दी ख़त्म हो सकता है, ये हमेशा के लिए एक बंदे, एक वजूद में, एक पेशेंट में नहीं रहता। क्रॉनिक वो मर्ज़ है जो आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है, मरीज़ को घेर लेता है, वो मर्ज़ फिर से जाता नहीं है, लाइफ लॉन्ग होता है, उस बीमारी को हम कहते हैं क्रॉनिक। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो एलर्जी ज़्यादातर लोगों को होती है वो क्रॉनिक एलर्जीज होती है, वो उसके साथ ज़िंदगी भर रहती हैं। ठीक है, एक्यूट वो बीमारी है जो मुख्तलिफ बीमारी आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी में किडनी स्टोन हो गया, एक बार उसको ख़त्म कर लिया, बस वापस से वो फिर नहीं आ सकता बाज़ मरीज़ों में, तो वो एक्यूट हो गया। जिनमें बार बार आता है तो वो क्रॉनिक हो गया। अब रीनल फेलियर भी ऐसे है, बाज़ औक़ात चंद घंटों में, फ्यू हावर्स में, या 1-2 दिन में, फ्यू डेज़ में या लिख लूँगा, या 1 से 2 दिन लिख लूँगा, 1 से 2 दिन में अचानक गुर्दा फेल हो जाता है, किडनी प्रोसेस फेल, किडनी का जो प्रोसेस हो जाता है वो फेल हो जाता है। ये ज़्यादातर मरीज़ों में होता है। जब कोई शख्स दूसरे मर्ज़ में मुब्तला होता है तो ज़्यादातर दूसरे मर्ज़ के मुब्तला होने की वजह से गुर्दा भी अब नॉर्मल हो जाता है, अचानक से काम करना छोड़ देता है। तो वो कुछ वक्त के लिए होता है, या चंद घंटों में हो जाता है, या 1-2 दिन में हो जाता है, और वो भी कुछ वक्त के लिए होता है, फिर ख़त्म हो जाता है अगर हम इलाज प्रॉपरली करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान के चलो कोरोना के बाज़ मरीज़ों में हुआ था, कोरोना के जो बाज़ मरीज़ थे मुब्तला कोरोना में थे, लेकिन उनके गुर्दों ने भी काम करना छोड़ दिया था। अब ये एक्यूट था, ये जो रीनल फेलियर थे एक्यूट था। बाद में जब वो मरीज़ सेहतमंद हो गए दवाइयों के थ्रू, उनका गुर्दा भी कम्प्लीटली सेहतमंद हो गया। ऐसे रीनल फेलियर को हम कहते हैं एक्यूट रीनल फेलियर। ठीक है, इसके वजूहात मुख्तलिफ हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, काजेज़ इसके क्या हो सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्लड क्लॉट हो सकता है, ब्लड क्लॉट हो सकता है। मान लो ये गुर्दा है, ये यहाँ इसको खून मिल रहा है, एक जनरल स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ब्लड क्लॉट बन गया। अब ब्लड क्लॉट इस जगह पर बना है जहाँ पर खून सप्लाई किडनी को हो रही है, तो वो किडनी को जो खून सप्लाई हो रही है वो खून सप्लाई रुक गई। तो किडनी के जिस पार्ट को खून की सप्लाई रुक गई है वो डेड हो जाएगी, या आर्जी तौर पर या कम्प्लीटली। यहाँ पर आर्जी तौर की हम बात कर रहे हैं, कुछ सेल्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ठीक है, बाकी वापस रीहील हो जाएंगे, गुर्दा वापस से अपना काम शुरू कर जाएगा। तो ये ब्लड क्लॉट जब खून को रोक रहा है, खून जहाँ पर नहीं पहुँच रहा वहाँ पर मसला पैदा हो जाएगा। तो इस ब्लड क्लॉट की वजह से जो अटैक गुर्दे पर आ रहा है, गुर्दा अपना काम करना छोड़ देगा, ऑफ हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है।
तो ये गुर्दा जो ऑफ हो गया है ये कुछ आर्जी वक्त के लिए हुआ है, वापस से ठीक कर सकते हैं हम इसको, अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक किया जा सकता है इसको हम कहते हैं एक्यूट रीनल फेलियर। इसके थ्रू हम इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाए तो कोलेस्ट्रॉल भी यही काम करता है, वो रगों को बंद कर लेता है। बिल्कुल इसी तरह रगों को जब बंद कर लेता है, रग ही बंद हो गए तो ब्लड सप्लाई कहाँ से आएगी? ब्लड सप्लाई नहीं आएगी तो बात ख़त्म, बात खलास, वही जगह काम करना छोड़ देगी कुछ दिन के लिए, फिर ठीक हो सकता है। ऐसे हालत को हम कहते हैं एक्यूट रीनल फेलियर। तो ये जल्दी आ जाता है और जल्दी वापस भी चला जा सकता है। क्रोनिक आहिस्ता से आता है। कितना आहिस्ता से? सालों से लेकर दहाइयों में ये जाहिर हो सकता है, सालों से दहाइयों में। मान लो 2 से 3 से 4 साल से लेकर 10-20 साल में ये जाहिर हो सकता है कि तेरा गुर्दा फेल होने वाला है। मतलब मान लो एक शख्स बच्चा है, 15 साल का बच्चा है या 12 साल का बच्चा है, वो जब एक आदमी बन जाए 25 साल का, 30 साल का, 35 साल का हो जाए, तब उसको पता लग जाए कि 12 साल में मेरे गुर्दे ने काम करना छोड़ दिया था, स्टार्ट करना छोड़ दिया था, काम बंद करना स्टार्ट कर दिया था। अब जाके मुझको पता लग गया है कि वो वहाँ पर जो स्टार्ट उसने लिया था कि मैं आज के बाद काम नहीं करूँगा, वही एग्रीमेंट उसने आज के तारीख में 30 साल में आकर जब मेरी उम्र पहुँच गई तो उसने ख़ुद को जाहिर कर लिया कि मैं अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुका हूँ, आज के बाद मैं काम नहीं करूँगा। तो ये दहाइयों में होता है, ईयर्स में, सालों में, दहाइयों में जाहिर होता है। मुख्तलिफ वजूहात इसके भी हो सकते हैं। वो फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़ हो गया, किसी को अगर शुगर का मरीज़ हो तो उसका गुर्दा फेल हो सकता है, डायबिटीज़ का मरीज़ हो। इस तरह से हो सकता है हाइपरटेंशन जो दिया गया है आपके बुक पे, ठीक है। हाइपरटेंशन कहते हैं ना, हाइपरटेंशन दुनिया के इतने बड़े बड़े बीमारियां दुनिया में मौजूद है, बड़ी बड़ी बीमारियां मौजूद है, फिर भी हाइपरटेंशन दुनिया की 4वें नंबर 4th पोजीशन पर सबसे बड़ी बीमारी है। वो इसलिए है कि इसकी वजह से और बड़ी बीमारियां काज हो सकती है। तो हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके अलावा कुछ ब्लड प्रेशर के केसेस में भी हो सकता है। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनकी वजह से क्रोनिक किडनी फेलियर हो सकता है। अब क्रॉनिक हो गया तो फिर तो ये लाइफ टाइम हो गया, तो ये वापस से रीहील नहीं हो सकता। इसका फिर अच्छा, अब क्रॉनिक अगर अपने स्टेज को फुल नहीं कर चुका है, मुकम्मल तौर पर ये किडनी फेल नहीं हो चुकी है, तो फिर चांसेस है कि इस किडनी को बचाया जा सके किसी हद तक, ताकि किसी हद तक ये अपना काम करे। और अगर ये मुकम्मल अपने क्रॉनिक स्टेट को कर लिया और गुर्दा मुकम्मल तौर से फेल हो गया, रीनल फेलियर आ चुका, तो फिर इसका एक ही इलाज है और वो है किडनी ट्रांसप्लांट, गुर्दे को बदल देना। वही बात, किसी और से गुर्दा निकाल कर इसके वजूद में गुर्दा डाल देना। तो ये है रीनल फेलियर, ठीक है। इसके बाद है रीनल